स्टूडेंट्स, मैं गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ की समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर सविता भदौरिया आज आपको ई कंटेंट के माध्यम से समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र, स्कोप, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। पिछले वीडियो के अंतर्गत आप सभी ने समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को विभिन्न सामूहिक रूप से विभिन्न भागों में बांटकर उसे एकीकृत किया है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं और भिन्न भिन्न विषय वस्तु के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में, यानी उससे पहले हमने कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया था, कुछ विद्वानों ने सामाजिक संबंधों का अध्ययन का विज्ञान बताया था और कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में इसकी व्याख्या की है, जिसमें जॉनसन प्रमुख हैं। जॉनसन, नॉब्सहाइन और फ्लेमिंग, इन्होंने समाजशास्त्र को विषय वस्तु जो है समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में इन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या की है। जॉनसन की बुक का नाम है सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। उनकी मान्यता थी कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा, इससे हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से न होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। यानी इसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि समूह कैसे बनते हैं। सामाजिक समूह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, सामान्यतः हम सभी जानते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर बिना किसी अर्थ के चुपचाप एक साथ खड़े रहें तो वो भीड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सामाजिक समूह बनने के लिए उनमें परस्पर अंतःक्रिया और अर्थपूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर होना आवश्यक है और उसी आधार पर समूह का निर्माण होता है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे समूहों का अध्ययन करता है। इस तरीके से जॉनसन ने अपने आधार पर समाजशास्त्र की व्याख्या की। अब सामाजिक समूह को उन्होंने समाजशास्त्र में इतना अधिक महत्व क्यों दिया? इसके लिए क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, समूह में रहता है। और समूह, इसे हम परिवार को भी एक समूह कह सकते हैं, नातेदारी को हम समूह कह सकते हैं, जाति समूह होते हैं, पीर ग्रुप यानी क्रीड़ा समूह होते हैं, मित्र समूह होते हैं, पड़ोस समूह होते हैं, विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, विभिन्न प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समूहों से अंतःक्रिया करता है और अपना उद्देश्य आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसीलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की मूल विषय वस्तु और समाजशास्त्र की परिभाषा को सामाजिक समूह के आधार पर ही एक्सप्लेन करना चाहिए। अगली परिभाषा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इसी क्रम में मैक्स वेबर ने परिभाषा दी थी कि मैक्स वेबर, आपको यहाँ बता दें, मैक्स वेबर जो है समाजशास्त्र विषय के प्रवर्तक समाजशास्त्रियों में माने जाते हैं। इनकी मूल विषय वस्तु जो है सामाजिक अंतःक्रिया ही है, अध्ययन की मूल विषय वस्तु, और इसी आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या भी की है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। इसी क्रम में क्योंकि मैक्स वेबर ने कहा कि जहाँ समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है, वहाँ सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को समझा नहीं जा सकता है, सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो भी सामाजिक क्रिया पर निर्भर होती हैं, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। और सामाजिक क्रिया का महत्व टालकट पार्सन्स ने भी दिया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया ही अध्ययन की मूल विषय वस्तु होनी चाहिए। और इसी क्रम में इन्होंने कहा कि गिलिन एंड गिलिन एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी परस्पर संपर्क और एक दूसरे की परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से उत्पन्न सामाजिक क्रिया या सामाजिक संबंधों को ही
समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु माना। आगे चलकर हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे। सामाजिक क्रिया आपके विषय में एक टॉपिक भी है और विस्तार से अध्ययन हम उसमें करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ के सोरोकिन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूप, प्रकार और अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। सोरोकिन जो है समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखता है, जिसका अध्ययन आगे करेंगे हम। अब आता है समाजशास्त्र का स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र या क्षेत्र। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: स्वरूपात्मक अथवा विशिष्ट संप्रदाय, समन्वयात्मक अथवा सामान्य संप्रदाय। इस संदर्भ में एलेक्स इंकेल्स ने एक कोटेशन दी थी कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं है। समाजशास्त्र का क्षेत्र और समाजशास्त्र की सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु दोनों अलग अलग होते हैं। विषय क्षेत्र किसी विषय की परिधि को सुनिश्चित करता है, उसको सीमाओं में बांधता है कि इस क्षेत्र से बाहर उस विषय का कोई स्वरूप नहीं होता है। इसी संदर्भ में जैसे क्षेत्र और इसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वह सीमा या क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र या विषय क्षेत्र के संबंध में आता है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को इसी क्रम में दो भागों में बांटा गया: स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सिमिल थे। इसे विशिष्ट विज्ञान स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है और समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय में यह कहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक संबंध हैं जो कि अमूर्त होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हमें। और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है अमूर्त सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, न कि उसकी विषय वस्तु का। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम कि सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं का, जॉर्ज सिमिल ने एक एग्जाम्पल दिया था इस संदर्भ में, ये सभी भौतिक अभौतिक वस्तुएं यानी कि जो वस्तुएं में दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती, उनका अपना एक स्वरूप होता है, फॉर्म होता है और एक कंटेंट या अंतर वस्तु होती है जो एक दूसरे से सर्वथा अलग होते हैं। स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम एक से स्वरूप या आकार वाली बोतलें लेंगे, उसमें से अंदर की जो वस्तु है, बोतल के अंदर जो द्रव्य भरा है, उसमें एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में कोई भी अन्य द्रव्य हम भर सकते हैं, पानी, दूध, शराब या कुछ भी। इन बोतलों के अंदर जो मैटर भरा हुआ है उससे बोतल के स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा। उसका बोतल का जो स्वरूप है, आकार है, वो एज इट इज़ रहेगा, जबकि इनके अंदर की भरी वस्तु इन्हें परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसी क्रम में स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों अलग अलग वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार सामाजिक संबंध के स्वरूप और अंतर वस्तु भी अलग अलग होते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, अधीनता आदि संबंधों के मुख्य स्वरूप हैं। समाजशास्त्र इन्हीं संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और इनकी विभिन्न अंतर्वस्तु जैसे आर्थिक संघ, राजनीतिक संघ, धार्मिक संघ, ये इसकी अंतर्वस्तु हैं। तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत न किया जाकर विशिष्ट विषय जो हैं, जैसे आर्थिक संघ जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, धार्मिक संघ धर्मशास्त्र में, राजनीतिक दल जो है राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अतः समाजशास्त्र का जो मूल आधार है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, न कि उनकी अंतर्वस्तु का अध्ययन। ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय या जॉर्ज सिमिल कहते हैं। और स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक जॉर्ज सिमिल के अलावा वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टॉनीज, पार्कवे बर्गेस विभिन्न समाजशास्त्री हैं।
प्राय इस जो ये टॉपिक है इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो आपको इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से बहुत बनते हैं। उसी आधार पर समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग और वार्ड हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय यह कहता है कि समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करता है, इसलिए समाज का सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक यह कहते हैं या समर्थक यह कहते हैं कि समाज की प्रकृति एक जीवधारी के शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे से परस्पर अंतर्निर्भर हैं। जैसे एक मानव शरीर होता है, उसके विभिन्न अंग होते हैं और उनका भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। उन्हीं कार्यों के आधार पर या प्रकार्यात्मक आधार पर वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर उन्हें पृथक कर दिया जाए तो उनका कोई अपने आप में वजूद या कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः इसी प्रकार समाज को समझने के लिए उसके विभिन्न इकाई या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अति आवश्यक है, और यह कार्य तभी हो सकता है जब समाज एक सामान्य विज्ञान के रूप में सभी विषयों को अपने अंतर्गत सम्मिलित कर लेगा। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान समाज के किसी एक भाग का अध्ययन करता है। जैसे राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र समाज के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है, यही उसकी मूल विषय वस्तु होती है। इसलिए अभी तक ऐसा कोई भी समाज विज्ञान नहीं बना जो इन सभी को सम्मिलित रूप से इनके सभी पक्षों का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत कर सके। अतः समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो शरीर रूपी समाज के भिन्न भिन्न अंगों का समन्वित अध्ययन प्रस्तुत कर सके। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ऐसा कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक, जिसमें हॉबहाउस हैं। हॉबहाउस इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांत और सार तत्वों के मध्य पाए जाने वाले तत्वों का पता लगाना और उसका सामान्यीकरण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। दुर्खीम कहते हैं, ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के क्षेत्र के नियमों पर आधारित सामान्य जीवन के विविध पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। और दुर्खीम जो थे वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संप्रदाय के भी समर्थक थे, प्रकार्यवादी भी थे। और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संप्रदाय समाज को एक शरीर समान समझता है। इसका अध्ययन हम आगे जब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विस्तार से करेंगे। इसी क्रम में सोरोकिन ने भी कहा कि सामाजिक घटनाओं को अगर विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशिष्ट समाज विज्ञान के रूप में करें, तो ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सभी सामान्य विशिष्ट विज्ञानों के संपूर्ण संबंधों का सामान्यतः अध्ययन कर सके, क्योंकि कोई भी समाज विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इन सब का संबंध अंततः मानव से है। और मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भिन्न भिन्न संबंध बनाता है और भिन्न भिन्न विषयों से आबद्ध रहता है, विभिन्न नियमों में आबद्ध रहता है।